हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमास ने 5000 रॉकेट्स के थ्रू इजराइल पर हमला कर दिया है और इजराइल में घुसकर उसके बहुत सारे जो नागरिक हैं उनको मार दिया है। और इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने हमास पर स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी है, जो कि 1967 के बाद से उसका किसी भी देश के खिलाफ युद्ध का पहली बार आह्वान है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब से चल रहा है, यानी उसकी जड़ क्या है, वो कब से अस्तित्व में आया और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन दोनों के बीच की जो खाई है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और हमास जो है वो कब से अस्तित्व में आया, और इन दोनों के बीच जो शांति वार्ता है वो कैसे बहाल हो सकती है और इसके लिए क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही पुराना है। जब ऑटोमन एम्पायर अपने पतन की ओर था तब पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो लहर चल रही थी उसकी, और इसी चक्कर में जर्मनी जो है राष्ट्रवाद के कारण ही एक हो रहा था और उससे यहूदी समाज भी जो था वो अछूता नहीं था। और उस समय इस भावना के साथ एक आंदोलन उत्पन्न हुआ जिसे जियोनिस्ट आंदोलन भी कहते हैं, और इस आंदोलन के अंतर्गत जो यहूदी थे उन्होंने जो उनका पवित्र स्थान था उसे उस टाइम पर फिलिस्तीन कहा जाता था और वो वहां पर फिलिस्तीन की तरफ स्थानांतरित होने लगे। फिर दोस्तों आया प्रथम विश्व युद्ध का समय, और 1917 में जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था वो अस्तित्व में आया, और कई लोग मानते हैं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वही यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट या कह सकते हैं बहुत बड़े संघर्ष की वजह भी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन बेसिकली था क्या। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन एम्पायर अपने पतन की ओर था तब जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे आर्थर बेल्फोर, उन्होंने एक डिक्लेरेशन लाया था जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो यहूदियों को उनकी जमीनें या उनका पवित्र स्थान है वो दिलवाकर रहेंगे। लेकिन इसके ही इतर वो पीछे से फ्रांस और रूस के साथ वार्ता कर रहे थे कि कैसे मध्य पूर्व को अपने अधीन किया जाए और कौन कौन से हिस्से किस किस देश के अधीन रहेंगे। जो एग्रीमेंट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के मध्य हुआ इसे साइक्स पीकॉट एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फिलिस्तीन को ब्रिटेन ने अपने अंडर रखा और जॉर्डन और सीरिया को फ्रांस को दिया और तुर्की का कुछ हिस्सा रूस को मिला। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर कहा कि हम फिलिस्तीन को यहूदियों को दे देंगे, और दूसरी तरफ साइक्स पीकॉट एग्रीमेंट के तहत उन्होंने फिलिस्तीन को ब्रिटेन के अंदर रख लिया या ब्रिटेन के अधीन रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई थी, और इस बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत बहुत से यहूदी फिलिस्तीन जो है स्थानांतरित होना शुरू हो गए थे, और वो बड़ी मात्रा में वहां के जो अरब फिलिस्तीनी थे उनसे जमीन खरीदना शुरू कर चुके थे। अब धीरे धीरे यहूदियों का जो स्थानांतरण था और उनकी तादाद फिलिस्तीन में बढ़ने लगी, और जो वहां पर जमीन खरीदने की तादाद भी थी वो यहूदियों ने बहुत तेज कर दी थी, जिससे फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच जो संघर्ष था वो शुरू हो गया था। इसी के साथ अरब फिलिस्तीनियों के यहूदियों से जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो बढ़ने लगे, और अरब फिलिस्तीनियों ने अपना विद्रोह जाहिर किया, जिसे दबाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने यहूदी सेना का सहारा लिया। लेकिन साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए यहूदियों का जो माइग्रेशन हो रहा था उस पर बहुत तरीके की पाबंदियां लगा दी, जिससे यहूदी ब्रिटेन सरकार के खिलाफ हो गए और उनसे गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत संघर्ष करने लगे और उन पर हमला करने लगे। अब समय आ चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने का। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो यूएन था वो अस्तित्व में आया, और तब तक फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच का जो संघर्ष है वो बहुत गहरा चुका था और ब्रिटेन के हाथों से निकल चुका था। तो इस मामले को लेकर ब्रिटेन यूएन में गया, जहां पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि जिस जगह यहूदी ज्यादा है वो जगह यहूदियों को देकर इजराइल बनाया जाएगा, और जहां पर अरब फिलिस्तीनियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां उन्हें फिलिस्तीन दे दिया जाएगा। लेकिन तीसरा था यरूशलेम, जिसे लेकर बहुत सारे मतभेद थे, क्योंकि वहां पर यहूदियों और मुसलमानों की संख्या बराबर थी। तो उसे लेकर फैसला किया गया कि वहां पर अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही इजिप्ट, सीरिया, इराक
और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया और इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। लेकिन इस युद्ध में वेस्ट बैंक का नियंत्रण जॉर्डन के पास और गाजा पट्टी का नियंत्रण इजिप्ट के पास चला गया था, जिस कारण से 8 लाख फिलिस्तीनियों को अपने देश से विस्थापित होना पड़ा और राहत शिविरों में रहना पड़ा। अब आता है 1967 का दौर, जब इन देशों ने फिर से इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने अपना बचाव करते हुए 6 दिनों में ही इन सब देशों को हरा दिया और इस युद्ध को 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया था और फिलिस्तीन के लोग जो वेस्ट बैंक पर इजरायली अत्याचार बढ़ रहे थे उसके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, जिसमें यासिर अराफात एक फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी करते हैं। संगठन छुटपुट बमबारी को अंजाम देता है और विदेशों में स्थित जो इजरायली एम्बेसी है उन पर भी हमला करता है और इस जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसने इजराइल के कई जो विमान थे उन्हें भी हाईजैक किया और इस दौर में जो संघर्ष था, कह सकते हैं दोनों देशों के बीच, वो बहुत बढ़ गया था और हिंसा की कई घटनाएं अपने चरम पे थी। मगर तत्पश्चात एक बहुत परिवर्तनकारी दौर आता है जिसमें दोनों देशों के बीच शांति को स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें फैसला लिया गया कि जो फिलिस्तीन है वो इजराइल के अस्तित्व को मानेगा और इजराइल जो है जो फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी PLO उसको जो है फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि जो इजरायली सरकार है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के यिट्जस्टाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। गौरतलब है कि यह समझौता सिर्फ 5 साल के लिए था और उसके बाद ये दोनों देश फिर से शांति समझौते के लिए सन 2000 में मंच पर आए, मगर इनका किसी भी मुद्दे पर जो है सहमति नहीं बन पाई, जिससे दोनों देशों के बीच जो शांति समझौता था वो रद्द हो गया। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौते के बाद जो इजरायली राष्ट्रपति थे एहूद बराक वो फिलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों को लेकर टेम्पल माउंटेन पर जाते हैं। उसके बाद फिलिस्तीनी लोग बहुत नाराज होते हैं और हिंसा भड़क जाती है, जिसमें 1000 इजरायलियों को और 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और उस टाइम ये जो हिंसक हमले थे वो पहले से बहुत ज्यादा ही उग्र थे और यह घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता है। इसके बाद 2005 में इजराइल गाजा पट्टी से अपने 8000 सैनिकों को हटा लेता है और इसी समय फिलिस्तीन में हमास एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आती है, जिसे इस टाइम एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर जो PLO थी उससे जुड़ी पार्टी फतह हमास को राजनीति में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरीके से गाजा पट्टी पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण से फतह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन में राजनीति में दोहरीकरण आता है। जैसे पहले वहां पर सिर्फ PLO एक राजनीतिक पार्टी थी, मगर हमास के कारण वहां पर 2 राजनीतिक पार्टियां हो गईं और उनकी सोच भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। हमास एक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है जो इजराइल पर कई हिंसा के तरीके अपनाती है, जैसे रॉकेटों से हमला करना, फिदाइन हमले करना, उनके नागरिकों का कत्लेआम करना। ये उनके लिए बहुत ही आम बात है, जिसे वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई समझते हैं। और इसके रिटेलिएशन में इजराइल भी अपनी ताकत झोंक देता है और वह गाजा में उल्टे हमले करता है, जिससे बहुत सारे फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वह मारे जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस जो संघर्ष के विराम के लिए इन दोनों देशों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के जो नागरिक है ना, उन्हें स्वतंत्र राज्य की जो स्वतंत्र राज्य है उसमें रहने का पूरा हक है, और जो इजरायली यहूदी हैं उन्हें शांति के साथ अपने देश में रहने का पूरा हक है। इसलिए इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ही आगे आना पड़ेगा और ऐसा शांति समझौता निकालना पड़ेगा जिसमें दोनों देशों की भलाई हो और ये दोनों विकास और शांति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि इस वीडियो में आपके लिए हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है उसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम दे सकें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारा मनोबल यूं ही बढ़ाते रहें।
जय हिंद।